प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान विषय में अम्ल, क्षरक और लवण भाग 4 और 5 पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में जल संसाधन भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का चौथा भाग करेंगे। इस भाग में हम जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं, जरा सोचिए। क्या पीएच सिर्फ हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? क्या होगा अगर हमारे गैस्ट्रिक अम्ल का पीएच बढ़ जाता है, जो हमारे उदर में होता है? या फिर क्या पदार्थों का पीएच केवल हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास यानी कि परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी बात करें तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगर पीएच इससे ज्यादा या कम हो तो हमें परेशानियां होने लगती हैं। तो आखिर पीएच में बदलाव से क्या होगा? अगर पीएच में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो जीव हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्री जानवरों पर पीएच का प्रभाव। वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण होता क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण जो नदी और तालाब होते हैं उनका पीएच भी बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि जीवित प्राणी एक संकीर्ण परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, तो अगर पीएच बदलता है तो उससे क्या होता है कि जो समुद्रों में जानवर रहते हैं या फिर नदी में जो जानवर रहते हैं यानी कि मछलियां और पेड़ पौधे जो नदी के अंदर हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। चलिए ये तो एक सीरियस बात हुई। एक फन फैक्ट जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो वीनस है यानी कि शुक्र, उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो क्या आप सोच सकते हैं वहां पे बारिश किस चीज की होती होगी? जी हाँ, वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है। तो आपको क्या लगता है, इस ग्रह पर जीवन संभव है? चलिए इसे छोड़िए। आप जानते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर पीएच उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो पौधों की उपज अच्छी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप इसे देखिए। यहाँ पर दाईं तरफ जो पौधा है वहां पे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होगी, इस वजह से उसकी उपज उतनी अच्छी नहीं हुई है। वहीं बाईं तरफ जो पौधा है वहां पर जो पौधे की उपज है वो अच्छी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी का पीएच दाईं तरफ वाली जो मिट्टी थी उससे काफी अच्छा होगा। चलिए अब बात करें हमारे पाचन तंत्र के पीएच की।
जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब ये जो अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी उदर को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। परंतु कभी कभार क्या होता है कि उदर जरूरत से ज्यादा अम्ल बना लेता है और इससे परेशानी होती है। इससे क्या होता है कि दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है अपच की स्थिति। ऐसा तब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो अपच की स्थिति से बचने का क्या तरीका है? अपच की स्थिति में दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। अब हमारे पेट में एसिड बना है, तो हम अगर किसी क्षारक को लेंगे तो जो क्षारक है वो एसिड के प्रभाव को कम कर देगा। तो ऐसा ही एक क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसलिए अपच की स्थिति में हमारी मदद करता है। चलिए अब जानते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि कहा जाता है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच बढ़ता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं जिससे पीएच बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो इसके इस्तेमाल से जो हमारे मुंह का पीएच है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो अम्ल है ये उसके साथ अभिक्रिया करके उसका प्रभाव कम कर देता है। चलिए दांतों की बात कर रहे हैं तो एक और बात जान लेते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्या आप जानते हैं ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो हमारे शरीर के सबसे कठोर अंग होते हैं। चलिए अब जानते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है? दरअसल मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है। यही कारण है कि हम मधुमक्खी के पास नहीं जाते। अगर मान लीजिए मधुमक्खी डंक नहीं मारती तो क्या आप मधुमक्खी से डरते? नहीं। इसीलिए ये अपनी रक्षा के लिए डंक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल क्योंकि ये अम्ल है तो दुर्बल क्षारकों के उपयोग से हमें आराम मिलता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। सिर्फ जानवर ही इनका इस्तेमाल नहीं करते। एक पौधा भी है जिसे हम नेटल के नाम से जानते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लेते हैं अब। क्या आप जानते हैं जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है? जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें, दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है।
यहाँ पर जो लवण है उनका कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लवण के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो कुछ सवाल हैं जो लवण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लवण के प्रकार कितने हैं, दूसरा कि उनके बीच में अंतर कैसे किया जा सकता है, और तीसरा कि इनका उपयोग क्या क्या है। वीडियो के एंड तक हम इन सभी के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि लवण के प्रकार क्या क्या हैं। तो लवण के प्रकार हम लवण परिवार के रूप में दर्शाते हैं। समान घन या ऋण मूलकों वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों में ही क्लोराइड आयन है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोराइड परिवार के हैं। अगर हम इन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर तीनों में ही घन कॉपर का है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कॉपर परिवार के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि CuCl2 दोनों ही परिवार में है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई एक यौगिक एक से ज्यादा परिवार का हो सकता है। अब जानते हैं लवण के pH के बारे में। हम ये तो जानते ही हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, जैसे कि HCl और NaOH अभिक्रिया करके कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाला नमक बनाते हैं और साथ में जल मिलता है। परंतु जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनते हैं वो अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए जब HCl अभिक्रिया करता है NH4OH से, तो जो हमें लवण मिलता है वो अम्लीय होता है। इसी के विपरीत अगर क्षारक प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो तो जो लवण मिलेगा वो क्षारकीय प्रकृति का होगा। उदाहरण के लिए जब CH3COOH अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो लवण मिलता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं साधारण नमक की और उससे रसायन की। हम ये तो जानते ही हैं कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा भी की थी, क्योंकि 1930 में जो नमक था उसका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और इसलिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के गए थे और खुद का नमक बनाया था। चलिए अब बात करते हैं साधारण नमक की बाकी रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आदि जैसे कई सारे उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। चलिए जानते हैं किस तरीके से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे हम लवण जल के नाम से जानते हैं, से अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय सॉल्यूशन से जब विद्युत पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस विकसित होती है और हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो तीन उत्पाद मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीनों उत्पाद ही बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए अब जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो उससे एक लवण मिलता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है और साथ में जल मिलता है। चलिए अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात कर लेते हैं। सूती, लिनन, लकड़ी के मज्जे, लॉन्ड्री आदि के विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रंग को हटाता है या कम कर देता है। दूसरा उपयोग है कि कई रासायनिक उद्योग में इसे उपचायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग खाने को जल्दी बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं
कि अगर छोले बना रहे हो तो उसे एक दिन पहले फूलने के लिए रखना पड़ता है, पर अगर आप इसे भूल जाएं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 से 2 घंटे में ही फूल जाएंगे। इसका उत्पाद कुछ इस तरीके से होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया मिलाते हैं तो उससे 2 उत्पाद मिलते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यही बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है, तो इसका उपयोग एंटासिड्स बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिर्फ इनकी मदद से ही हम एक अग्निशमक बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। सोडियम कार्बोनेट एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं धोने के सोडे की। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं तो Na2CO3.10H2O मिलता है, जो धोने का सोडा है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 10H2O क्या दर्शाता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो आर्द्र हो गया? इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि धोने के सोडे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी होता है, इसीलिए इसका नाम धोने का सोडा रखा गया है। इसके अलावा ये जल की स्थायी कठोरता को भी हटा सकता है और इसका उपयोग उसके लिए भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वो .10H2O का क्या मतलब था। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सफेद कलर में बदल जाता है और इसमें फिर से पानी मिलाने पे ये वापस नीला हो जाता है। दरअसल शुष्क दिखने वाला ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। वो जल जो इनके अंदर होता है इन्हें आर्द्र नहीं बनाता, बल्कि इनका क्रिस्टल बनाता है। ऐसा ही एक अन्य लवण है जिप्सम, जिसके अंदर क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब इसके जल के अणु का त्याग हो जाता है और यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका उपयोग हम कर सजावटी बर्तन बनाने के लिए या फिर प्लास्टर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना लवण के संबंध में अधिक जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये है जल संसाधन का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और वर्षा जल संग्रहण के बारे में जानेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ द्वारा संचालित है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है।
मूल स्वरूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों का बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक यह विश्वास करके स्वीकार किया कि सिंचाई का प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। रिहंद के उत्तरजीवियों ने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, जिसकी वजह से वे पूछते हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों यानी पश्चिमी हिमालय में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और सुरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहार इसके उदाहरण हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। आइए इसको समझें। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। वर्षा होने पर छत पर गिरने वाला पानी इन संग्रह क्षेत्रों में एकत्रित हो जाता है। यहाँ से वह इन नालियों के जरिए पीवीसी पाइपलाइन से टैंक में एकत्रित होता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। टैंक पे लगे नल से पानी का तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जमीन के नीचे वाले पानी के रिचार्ज की सुविधा भी होती है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक हुआ करते थे। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप समझा जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। यहाँ 20 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और ये शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना 5 ड्रिप सिंचाई कहलाता है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप में आता जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा और वर्षा जल संग्रहण के बारे में सीखा। इसके साथ साथ हमने छत वर्षा जल संग्रहण के बारे में जाना और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को समझा। इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए संदर्भ पुस्तक समकालीन भारत के 3 अध्याय को जरूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने विज्ञान विषय में अम्ल, क्षरक और लवण भाग 4 और 5 की पढ़ाई की और सामाजिक विज्ञान विषय में जल संसाधन भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 12 में गणित में अवकलज व अनुप्रयोग भाग 3 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश चुंबकत्व भाग 6 की पढ़ाई करेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSath इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।